कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो अपडेट किया था। दिव्यांश बाबू मेरे पास है और इनकी एज 16 ईयर है। ये लास्ट टाइम जब मेरे पास आए थे तो इनका केस एमडीआर का था। एमडीआर के केस में यहाँ पे एक सिस्टिक नोड्यूल था सर्वाइकल रीजन में और एटीटी की दवा चल रही थी। लेकिन एटीटी की दवा चलते हुए भी एटीटी की दवा से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था जो कि मिलना चाहिए था। ठीक है ना। आप दिव्यांश के पिताजी हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि हो क्या रहा था उस दौरान और क्या ज़रूरत पड़ी मेरे पास आने की? जी सर। जब दिव्यांश हमारे पास आए तो क्या-क्या दिक्कत थी इनको? उस टाइम पे इनके गले की जो गाँठ थी वो मेरे ख्याल से 2 अलग-अलग और बड़ी गाँठें थी, बड़ी-बड़ी गाँठें थी, बड़ी-बड़ी गाँठें थी। जी। और हम लोग जब इसको इनिशियल डायग्नोसिस कराया गया, ठीक है, तो इन लोगों ने उससे पस निकाल कर के टेस्ट वगैरह किया तो कुछ 2-3 टेस्ट हुआ, कई टेस्ट हुआ, ठीक है। और पहले इन लोगों ने नॉर्मल टीबी की दवा चलाई, ठीक है। टेस्ट में टीबी पॉजिटिव था, टीबी पॉजिटिव था टेस्ट पे, ठीक है। फिर उन लोगों ने नॉर्मल टीबी की दवा चलाई जो तकरीबन 4 महीने से ऊपर का वो लोग चलाए, ठीक है। और फिर दोबारा जब हम लोग गए उनके बुलाए हुए डेट पे चेक कराने के लिए, तो उन लोगों ने दोबारा पस निकाला उसमें से, दोबारा ड्रिल किया, ठीक है। दोबारा पस निकाल कर दिया और उसका टेस्ट कराया, ठीक है। टेस्ट कराने के बाद पता चला कि ये एमडीआर है, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है। तो जो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की दवा जो चल रही थी, वो दवा उन लोगों ने उसमें से एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी थी, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, हाँ। तो उन लोगों ने दवा चेंज किया और फिर मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की दवा चलाने लगे और उसी दौरान हम डॉक्टर साहब के पास आए। ठीक ठीक ठीक, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ओवरऑल बात यह है कि देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि टीबी की मैं दवा नहीं देता हूँ। इन हम नॉर्मल होम्योपैथिक प्रैक्टिस मैं कभी किसी को ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर की दवा नहीं देता हूँ। हाँ, यदि हो चुका हो और आदमी एंड स्टेज पे हो तो बात समझ में आती है और यदि इनिशियल स्टेज में तो प्रिकॉशन तौर पे दिया जाना चाहिए, अदरवाइज किसी हायर सेंटर को रेफर कर देना चाहिए। इस बच्चे के साथ 2 दिक्कतें थी। एक तो एमडीआर का केस था, मेडिसिन अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी और 2 बड़े-बड़े यहाँ पे लीजन थे, सर्वाइकल नोड्यूल्स थी जो कि जस्ट लाइक पस से भरी हुई थी और जो कि ड्रेन होने वाली थी। ऐसे में मैं एटीटी रोक नहीं सकता था, चाह के भी, क्योंकि एटीटी कभी भी रोक नहीं। एटीटी के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, एटीटी डायग्नोस्टिक एंड क्यूरेटिव दोनों होती है। कई केसेस में मैंने देखा है कि टीबी की रिपोर्ट नेगेटिव आई और एटीटी चला दिया गया और उससे रिस्पॉन्स अच्छा गया, और कई केसेस में एटीटी ना, ट्यूबरकुलोसिस ना होने के बावजूद भी एटीटी वाली दवाइयों से पेशेंट रिस्पॉन्स कर जाता है। लेकिन इस बच्चे को जो एमडीआर हो चुका था, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जरूर कहीं यूट्यूब पे या फिर कहीं भी जरूर होगा। 2 बड़े-बड़े नोड्यूल थे यहाँ पे, ठीक है ना। अब मेरे पास इस केस में एक ही ऑप्शन था कि मैं कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन बच्चे को सजेस्ट करूं जिसके बिहाफ पे ये एमडीआर के केसेस को थोड़ा सा सॉल्व करके इनको ड्रग रेजिस्टेंस जो पैदा हो चुका उसको सेटल डाउन कर। दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल जिसमें वास्तव में ड्रग रेजिस्टेंस होम्योपैथी से ठीक हो सकता है। इस बच्चे को मैं दिखाना चाहूंगा। दिस में यहाँ पे 2 बड़े-बड़े लीजन थे, ठीक है। अब यहाँ से कहानी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान समझिएगा। सर ने मेडिकल कॉलेज में किसी बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाया कि सर आप उसके बारे में बताएं। उन्होंने क्या राय ली, डॉक्टर साहब का नाम मत लीजिएगा प्लीज़। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर साहब को दिखाया और हॉस्टल में वो डॉक्टर साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट है पल्मोनरी डिसीज़ के। तो उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे पस फॉर्म हुआ है तो इमीडिएटली उन्होंने सर ईएनटी डिपार्टमेंट में रेफर कर दिया। ईएनटी डिपार्टमेंट में उस टाइम पे मेडिकल कॉलेज में नंबर नहीं मिल पाया। इसकी वजह से मैं जो मेडिकल कॉलेज के ईएनटी के एचओडी और प्रोफेसर हैं उनके घर पे मैं प्राइवेटली विजिट किया और उनको रेफरेंस दिखाया कि ऐसी ऐसी बात है। तो पहले तो उन्होंने मुझे बहुत डराया कि ये ऐसा केस है, सब बिगड़ चुका है, ये कैसे ऑपरेशन करना रहेगा और इसको अभी एक ही रास्ता है कि इसको ओपन करके और खूब अच्छी तरह से सफाई की जाए और बोले कि इसको इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत है। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप सर्जरी के लिए वो इसका सर्जिकल प्रोफाइल वगैरह होता है वो बना लीजिए। तो उन्होंने मुझे रिसेप्शन पे भेजा। रिसेप्शन पे मुझे बताया गया कि तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये इसके खर्च आएंगे और एक दिन हॉस्पिटलाइज रखना पड़ेगा। तो मैं सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए एक दूसरे ईएनटी के डॉक्टर हैं जो एक तरह से हमारे फैमिली कह सकते हैं कि फैमिली ईएनटी के डॉक्टर हैं,
तो उसी दिन मैं उनके पास गया सेकंड ओपिनियन लेने के भी। तो उन्होंने बताया कि अगर हम इसको किसी भी तरह से छेड़छाड़ करेंगे तो ये नॉन हीलिंग अल्सर हो सकता है, हो जाएगा। और छेड़छाड़ करने का मतलब है कि इसको फिर लेकर के यहाँ भागना, वहाँ भागना, उस डॉक्टर के पास भागना, उस डॉक्टर के पास भागना। और ये कोई ज़रूरत नहीं इसको किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने के लिए, और किसी भी तरह की सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। इसको दवा चलेगी, और अगर अपने आप ड्रेन हो जाता है तो उसको जेंटली जो उसकी ड्रेसिंग वगैरह है वो हाइजीनिकली कर दिया करेंगे। और बाकी उसको किसी भी तरह के सर्जरी या किसी भी तरह के छेड़छाड़ की आवश्यकता नहीं है। फिर हम डॉक्टर साहब के पास दोबारा आए हैं। ठीक है। एक ही केस को लेके 2 डॉक्टरों की अलग-अलग ओपिनियन। एक छोटी-सी बात है, इस सारे कन्वर्सेशन का कंक्लूजन ज़रूर लास्ट में सुनिएगा। दुनिया में कौन-सा ऐसा मरीज होगा जो ऑपरेशन को पसंद करता है? और दुनिया में कौन ऐसा डॉक्टर है जो तुरंत सर्जरी का ओपिनियन देता है? एक सर्जन होने के बावजूद भी हमेशा एक सर्जन चाहेगा कि कंजर्वेटिव मोड में यदि चांसेस हों तो हील किया जाए, नहीं होगा तब तो सर्जरी करवानी पड़ेगी भाई। इस बच्चे के केस में जब ऑलरेडी वो लीजन सबसाइड हो रहा था, ओजिंग हो रही थी, पस का डिस्चार्ज हो रहा था, उसे नॉर्मल ड्रेसिंग की जरूरत थी, कॉम्प्लिकेटेड होता तो देखा जाए तो सर्जरी के लिए। बाय द वे नाउ ही इज इन परफेक्ट हीलिंग कंडीशन, सारी चीजें स्टेबल चल रही हैं और ठीक हो रहे हैं। सो दैट्स मीन जो सेकंड डॉक्टर की ओपिनियन थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि सर्जरी की जरूरत नहीं थी। जब आप किसी उंग को छेड़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब भी किसी उंग को छेड़ा जाता है तो उसके होने वाले कॉम्प्लिकेशन या हीलिंग के बारे में रियली बहुत ज्यादा नोन लोग नहीं होते हैं। फिर भी एटीटी मैंने बंद नहीं की थी। होम्योपैथिक डॉक्टरों के लिए सबसे बड़ी सलाह, आप मेल स्टीम के चल रहे ट्रीटमेंट को मत छेड़िए। ढेर सारे डॉक्टरों को मैंने देखा है कि अपना दिमाग लगाएंगे और उसमें घुसपैठ मचाएंगे, गलत बात है। एटीटी का ट्रीटमेंट चल रहा था, एमडीआर का केस था, एटीटी को हमें कंटिन्यू करना था। मेरा रोल क्यों देखना था कि एटीटी से जो रेजिस्टेंस पैदा हो रही उसको दूर करना, दूर हो गई। सेकंड पे जहां यहाँ जो डिस्चार्ज होना था वो हो नहीं रहा था, ओजिंग होने लगी। एक डॉक्टर की ओपिनियन सर्जरी के फेवर में थी, दूसरे डॉक्टर ने बोला नहीं कंजर्वेटिव मोड में ठीक करना था, कंजर्वेटिव मोड में ठीक किया। कंक्लूजन की बात जो रही, एमडीआर के केसेस ठीक होते हैं, सब में नहीं होते, ये बात सही है, लेकिन ज्यादातर केसेस में होते हैं। कभी भी एलोपैथी की मेन स्ट्रीम के ट्रीटमेंट को बंद नहीं करना चाहिए। सर्जरी हमेशा लास्ट ऑप्शन होता है। एक डॉक्टर ने दी सर्जरी की ओपिनियन दी, श्योरली दूसरे डॉक्टर से मिलिए, नहीं तो तीसरे भी डॉक्टर से मिलिए। हम ये नहीं बोलना होम्योपैथी डॉक्टर से मिलिए, एलोपैथी डॉक्टर से मिलिए। तो सर्जरी इज ए लास्ट ऑप्शन, उसके पहले आप 2-3 ओपिनियन जरूर ले लीजिए। और हमें लगता है जो मेन कंक्लूजन है इन सारे कन्वर्जेशन का, यदि दोनों लोग मिलकर काम करें तो कितना ज्यादा समाज का उत्थान होगा। यानी कि मॉडर्न मेडिकल साइंस यदि थोड़ा सा समझ ले कि कहीं होम्योपैथी और आयुर्वेद भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, तो दोनों लोग मिलकर काम करते तो सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉफिट होता। और नो डाउट इसमें ईगो और अहम नहीं कीजिए। होता क्या है, कई डॉक्टर ये समझ लेते हैं कि हमने एमसीएच या फिर हमने डीएम कर लिया, हम सब कुछ जान गए। दोस्त, रियल मायने में बताना चाहूंगा, हीलिंग बॉडी खुद करती है, मेडिसिन केवल सपोर्टिव रोल ही प्ले करती है। यदि किसी को दवा से ठीक किया जा सकता तो लोगों की जान नहीं जाती। थैंक यू वेरी मच। किस बात का यदि मतलब समझ में आप तो श्योरली बाकी नंबर शेयर करिएगा, क्योंकि जब तक हम मिलके काम नहीं करेंगे, एग्रीगेट तरीके से काम नहीं करेंगे, तब तक सबसे ज्यादा नुकसान एक सोसाइटी का होने वाला है और सबसे ज्यादा नुकसान एक पेशेंट का होने वाला है। इसीलिए आज की डेट में इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात की जा रही है कि सब लोग कंबाइंडली काम करेंगे, उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट का जो होगा वो पेशेंट का। थैंक यू। बाकी नंबर शेयर करिए।